नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है उद्देश्य। रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर दिया जाएगा जोर। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली में पहाड़ों से ज्यादा ठंड, कई क्षेत्रों में 3 डिग्री से भी नीचे गिरा पारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए 12,882 करोड़ रुपए को मंजूरी। 15वें वित्त आयोग ने की सिफारिश। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजनाओं को मिली मंजूरी। जीओपी हाउस स्पीकर फाइट में मैकार्थी के लगातार तीसरे दिन अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में असफल रहने के बाद रिपब्लिकन ने यूएस हाउस के स्पीकर की कुर्सी को छोड़ा खाली। 100 साल के इतिहास में पहली बार सामने आया है ऐसा। और रूस ने 36 घंटे के सीज फायर की घोषणा। यूक्रेन का सीज फायर मानने से इनकार। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को नए सिरे से सामरिक और आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को हुई। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत विशेषज्ञों को मिलाकर 200 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक कार्यवाही की भूमिका तैयार करेगा, जिसमें रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री शनिवार को भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमानुएल बॉन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा, सुरक्षा और भारत प्रशांत सागर सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए फ्रांस के समर्थन का भी स्वागत किया। बॉन ने राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती का संदेश पेश किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुए विचार विमर्श से भी उन्हें अवगत कराया। इसमें ऊर्जा और संस्कृति सहित आपसी हित और सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया गया था। इससे पहले बॉन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिल चुके हैं। वर्तमान मुद्दों और आपसी हित के बारे में लाभप्रद विचारों का आदान प्रदान कर चुके हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भू धसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। जोशीमठ भू धसाव मामले की निगरानी पीएमओ से की जा रही है। पीएमओ की ओर से लगातार मामले में अपडेट लिया जा रहा है। लोगों को यहां किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बुधवार को जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अब तक 77 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गुरुवार को विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ रवाना हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 561 घरों में दरारें और जोशीमठ में निवासियों के एक समूह के विरोध के बीच चमोली प्रशासन ने शहर में और उसके आसपास सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि लगभग 50 परिवारों को जोखिम वाले घरों से अब तक निकाला गया है। राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आता है। चुनाव सुधार को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य बिंदु एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकना था।
कानून मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बैठक में गुमनाम राजनीतिक चंदे की राशि घटाने पर भी चर्चा हुई। हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने काले धन के चुनावी चंदे को साफ करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने और नकद चंदे की सीमा 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया था। कानून मंत्री के साथ चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक उस समय हुई है जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में कई संशोधनों की सिफारिश करते हुए रिजिजू को पत्र लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए गुरुवार को घोषणा की कि अगले साल देश में होने वाले आम चुनावों से पहले 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने लंबे समय तक राम मंदिर के मुद्दे को अदालत के अधिकार क्षेत्र में रखा था, जबकि मामले में शीर्ष अदालत की राम मंदिर बनाने की अनुमति के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। कांग्रेस और माकपा भाजपा शासित इस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्य विपक्षी दल है और इस बात की संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों दल एक साथ मिलकर लड़ें। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। भारत ने कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही द्विपक्षीय समझौतों का पालन करना और सीमा पर एक तरफा ढंग से यथास्थिति बदलने का प्रयास करने से भी बचना होगा। भारत कहता रहा है कि चीन के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होती है। उनसे चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष एलएसी पर सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में स्थिति को सामान्य बनाने के इच्छुक हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी। प्रारंभ में इन्हें 10 साल के लिए मंजूरी दी जाएगी और उन्हें दाखिला प्रक्रिया, फीस ढांचा तय करने की छूट होगी। यूरोप के कुछ देशों के विश्वविद्यालयों ने भारत में परिसर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी खुद की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की छूट होगी। ये संस्थान फीस ढांचा तय कर सकते हैं। चूंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत सरकार से वित्त पोषित संस्थान नहीं है, ऐसे में उनकी दाखिला प्रक्रिया, फीस ढांचे के निर्धारण में यूजीसी की भूमिका नहीं होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर में दी जाने वाली शिक्षा के समान ही गुणवत्तापूर्ण हो। केंद्र सरकार ने झारखंड में जैनियों के धार्मिक स्थल समेद शिखर जी से संबंधित पारसनाथ पहाड़ी पर सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी और झारखंड सरकार को इसकी शुचिता अक्षुण्ण रखने के लिए तत्काल सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैन समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद ये निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार समेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो न केवल जैन समुदाय बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। उन्होंने झारखंड सरकार को समेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र से संबंधित इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के क्लॉज 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। वहीं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट सम्मानित अतिथि होंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का मुख्य विषय प्रवासी भारतीयों की अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी है। 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन संबोधन युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे और इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का विशेष संबोधन होगा।
9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। इस समारोह में करीब 70 देशों से 3,500 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसमें मॉरिशस, मलेशिया और पनामा से मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडल भी शामिल होगा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कतर, ओमान और मॉरिशस से बड़ा शिष्टमंडल हिस्सा लेगा। So we have received enthusiastic response from diaspora for this convention, with more than 3,500 registrations from nearly 70 different countries. The formal inauguration of the PBD convention will be done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on January 9th. We have Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, who will be the chief guest, and Mr. Chandrika Prasad Santoki, President of the Republic of Suriname, will be the special guest of honor. We have ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia, Panama, and big delegations of diaspora from several countries, including again Mauritius, UAE, USA, Qatar and Oman, besides of course other countries. भारत सरकार ने आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इसके कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। टीआरएफ पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुखौटा समूह है। ये जम्मू कश्मीर में कई लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकियों की भर्ती, आतंकियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती करने में संलिप्त है। और अब बात मौसम की। जबरदस्त ठंड की चपेट में चल रही दिल्ली इस समय हिल स्टेशनों से भी सर्द हो गई है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं के असर से गुरुवार को यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जबकि 3 स्थानों पर ये 2.2 से 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सीजन का ही नहीं बल्कि जनवरी महीने में पिछले 2 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान था। आलम यह रहा कि गुरुवार को देश की राजधानी डलहौजी, शिमला और कांगड़ा से भी ठंडी रही। घने कोहरे ने भी खासा परेशान किया, जिससे दृश्यता का स्तर 25 से 50 मीटर तक सिमट गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और ऐसा ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सीजन में अभी तक का और 2 सालों के दौरान जनवरी महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 1 जनवरी 2021 को ये 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। दूसरी तरफ आयानगर में ये 2.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोधी रोड और रिज क्षेत्र में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की गौरवशाली भूमि पर होगा विधानसभा एवं विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन। 10 से 12 जनवरी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। जयपुर में होगा भव्य आयोजन। आजादी से पूर्व चली आ रही परंपरा का देश कर रहा निर्वहन। अधिवेशन में होगा विभिन्न लोकतांत्रिक मुद्दों पर मंथन। सदनों एवं लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से संवाद लाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज पर्यटन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे आजाद हिंद फौज के मुख्यालय में 165 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उसके बाद वे चेंग खेई लंपक पोलो ग्राउंड मोइरांग मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में आज Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। उन्होंने 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में होने वाली यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक की तैयारी की समीक्षा के लिए गुवाहाटी का दौरा किया। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में समग्र सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के अगले महीने भारत की एक हाई प्रोफाइल यात्रा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्स ने 16 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इंडोनेशिया के रिसोर्ट शहर बाली में द्विपक्षीय वार्ता की थी। दिल्ली के संयुक्त नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए आज मतदान होगा। सबसे पहले एमसीडी चुनाव में जीते सभी पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके तुरंत बाद ही बैलेट पेपर के जरिए एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय और भाजपा ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोलेगा। गुज सेट 2023 गुजरात में इंजीनियरिंग और फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। गुजरात सीईटी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज YMCA मैदान में 46वें चेन्नई पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे और कलैगनार, पोरकीजी और बापसी पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। इस साल मेले में 1000 बुक स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जबकि सामान्य रूप से 800 बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता करेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को ध्वनिमत के जरिए सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। आज की टॉप 10 खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी रूढ़िवादी क्रिसमस की छुट्टी के लिए इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन में मॉस्को के सशस्त्र बलों को 36 घंटे के संघर्ष विराम का आदेश दिया है। क्रेमलिन ने ये जानकारी दी। ये आदेश रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल के प्रस्ताव के बाद आया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को संबोधित पुतिन का ये आदेश क्रेमलिन की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है। बता दें कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन में 36 घंटे के क्रिसमस संघर्ष विराम का आह्वान किया था। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भी रूस के इस कदम को प्रोपेगेंडा बताया है। In terms of what the Bradleys bring, it is obviously an armored capability that can transport mechanized infantry into battle in support of both offensive and defensive operations, providing a level of firepower and armor that will bring advantages on the battlefield as Ukraine continues to defend their homeland. रूस के यूक्रेन में 2 दिन के युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिका और जर्मनी ने बड़ी घोषणा की है।
अमेरिका युद्धग्रस्त यूक्रेन को करीब $3 अरब की सैन्य सहायता भेजेगा, जिसमें पहली बार कई दर्जन ब्रैडली लड़ाकू विमान वाहन शामिल होंगे। पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की वॉशिंगटन की यात्रा के बाद इस सहायता राशि की घोषणा की गई है। वहीं जर्मनी यूक्रेन को बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और पैट्रियट मिसाइल बैटरी की आपूर्ति करेगा। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करने के बाद एक सरकारी बयान में ये घोषणा की। लगातार तीसरे दिन जीओपी हाउस स्पीकर फाइट में मैकार्थी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में असफल रहे, जिसके बाद रिपब्लिकन ने यूएस हाउस के स्पीकर की कुर्सी को गुरुवार को खाली छोड़ दिया। पार्टी के नेता केविन मैकार्थी लगातार तीसरे दिन विफल हो गए। मैकार्थी 7वें, 8वें और ऐतिहासिक 9वें दौर के मतदान में हार गए। 100 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब लगातार 3 बार वोट कराने के बाद भी नतीजा खिलाफ गया हो। अपने समर्थकों और दुश्मनों के गतिरोध में बंद होने के साथ मैकार्थी के चेहरे पर हताशा की भावनाएं तेजी से स्पष्ट होने लगी। चीन में कोविड-19 से हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि लगातार बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी बीजिंग के अस्पताल में बिस्तरों का टोटा पड़ गया है। इसके कारण कोरोना के गंभीर मरीजों को कॉरिडोर में ही स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर इलाज करवाना पड़ रहा है। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। चीन ने कई बार कहने के बाद गुरुवार को WHO को अस्पतालों में भर्ती नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा उपलब्ध कराया है। इसके मुताबिक चीन में 1 जनवरी को सप्ताह के अंत में 22,416 नए कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 15,161 था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए 12,882 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है। वित्त आयोग की ये सिफारिशें 2022-23 से 2025-26 के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इन अनुमोदित योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया गया। रेड्डी ने कहा कि 2025-26 तक ज्यादातर परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उस वर्ष के बाद कम से कम प्रतिबद्ध देनदारी हो। नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास मंत्रालय की योजनाओं को मंजूरी मिला है। 15th फाइनेंस कमीशन 2025-26 तक जो होगा 12,882 करोड़ इस आउटले का नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास के लिए खर्च करने का डोनर मंत्रालय को अप्रूवल मिला है। पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा योजना 100% केंद्र के वित्त पोषण वाली केंद्रीय योजना है। इसे 2 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है। पहला सड़क और दूसरा सड़क बुनियादी ढांचे से अलग है। अब बढ़ते हैं आगे। घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 15% बढ़ गई है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने ये जानकारी दी। दिसंबर में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या करीब 1,29 लाख पर पहुंच गई है। हालांकि यह आंकड़ा कोविड महामारी पूर्व के यानी दिसंबर 2019 के मुकाबले 1% कम है। इक्रा ने भारतीय विमानन उद्योग के लिए इस परिदृश्य को नकारात्मक बताया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने की अवधि के दौरान घरेलू हवाई यात्री यातायात करीब 9.86 करोड़ रहा है, जो सालाना आधार पर करीब 63% अधिक है, जबकि यह अप्रैल से दिसंबर 2019 की तुलना में लगभग 9% कम है। घरेलू विमानन उद्योग दिसंबर 2022 में अपनी क्षमता के लगभग 91% पर परिचालन किया गया। दिसंबर 2021 में ये 80% और दिसंबर 2019 में लगभग 88% था। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वादा किया कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करने में कंपनी देश की मदद करेगी।
प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीक के नेतृत्व वाले विकास के युग में प्रवेश कर रही है। हमारे युवा ऐसे विचारों से लैस हैं जिनमें इस धरती को बदलने की क्षमता है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में मेजबान टीम को 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पुणे में खेले गए दूसरे T20 मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए। वहीं 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि उन्हें 16 रन से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की इस जीत के बाद अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। एशियाई क्रिकेट परिषद के चीफ जय शाह ने साल 2023 से साल 2024 के बीच होने वाले टूर्नामेंट्स का क्रिकेट कैलेंडर जारी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2023 में एक ही ग्रुप में हैं। इसी बीच BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच गहराता तनाव साफ नजर आ रहा है। दरअसल भारत एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को UAE में करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का तर्क है कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सुरक्षा के डर के बिना आकर खेल सकते हैं तो वे एक तटस्थ देश में टूर्नामेंट की मेजबानी क्यों करेंगे। आपको बता दें कि एशिया कप 2023 6 टीमों के बीच खेला जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम होगी। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 6 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 6 जनवरी साल 1949 को नायब सूबेदार बाना सिंह का जन्म जम्मू और कश्मीर में रणवीर सिंह पोहा तहसील के कादियाल गांव में हुआ। बाना सिंह उन 21 जाबाजों में से एक हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। साल 1987 में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान में सिंह ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता को याद रखने के लिए सियाचिन में जिस चौकी को बाना सिंह द्वारा फतेह किया गया उसका नाम बाना पोस्ट रखा गया। 6 जनवरी साल 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे, जिन्होंने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे एक लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष के अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की।